एक बेवा को विरासत में 6 मरले का प्लाट मिला था। उस औरत का इरादा था कि उस प्लाट को फ़रोख्त करके हज की सआदत हासिल करेगी, लेकिन अपने बेटे की महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के शौक़ की वजह से इसने प्लाट के कागजात अपने बेटे के हवाले किए और कहा, लो बेटा, इस प्लाट को फ़रोख्त करके अपना शौक़ पूरा कर लो। जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे तब ऐसे कई प्लाट खरीद लूँगी और हज का शौक़ भी पूरा हो जाएगा। बेटे ने जब अपनी माँ के मुंह से ये अल्फाज सुने तो वो जज्बाती हो गया। माँ का शुक्रिया अदा किया। तालीम मुकम्मल करने के बाद लड़का हेल्थ डिपार्टमेंट में ऑफिसर भर्ती हुआ, मगर इसके बाद लड़के के तेवर बदल गए। शादी के बाद अपनी बीवी के साथ रहने लगा, जबकि माँ को अकेला छोड़ दिया। पहले पहले तो महीने में 1-2 बार फ़ोन भी करके इसके हालात पूछ लेता, लेकिन फिर इसने फ़ोन करना भी छोड़ दिया। एक दिन इसे इत्तला दी गई कि तुम्हारी माँ ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही है, अस्पताल में एडमिट है। काफ़ी अरसे बाद अचानक इसे अपनी माँ की याद आई, अपना बचपन याद आया। वो भागता हुआ अस्पताल आया। बीवी ने इसे रोकने की कोशिश की तो बीवी को भी थप्पड़ मारा। अस्पताल में दाखिल हुआ। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि बूढ़ी माँ ने डॉक्टर से कहा कि जब मेरी मौत का वक़्त करीब हो और मेरी रूह निकलने लगे तब। खालिद साहब स्कूल टीचर थे। जब इनकी सर्विस के 25 साल मुकम्मल होने वाले थे तब इसने अपनी बेगम से मशवरा किया कि अब मैं मज़ीद नहीं पढ़ा सकता, लिहाजा मेरा इरादा है कि सर्विस के 25 साल मुकम्मल होने पर मैं रिटायरमेंट ले लूं। पेंशन से मिलने वाली रकम से छोटा मोटा कारोबार भी हो जाएगा या फिर एक दुकान खोल लूँगा। बीवी ने कहा, जैसा मुनासिब समझें। मैंने हर मामले में आपका साथ दिया है, मगर मेरी एक ख्वाहिश है कि अगर हो सके तो वो पूरी कर दें। मुझे आपसे वो कुछ नहीं चाहिए, बस एक बात है, अगर आप मान लें। तो खालिद साहब ने बीवी से कहा कि कहना क्या चाह रही हो, खुल के बात करो। इसने बताया कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि शादी के बाद मैं हज की सआदत हासिल करूं। इस पर खालिद साहब मुस्कुराने लगे और कहा, मेरी भी यही ख्वाहिश है। पेंशन मिलने पर सबसे पहले काम यही करूँगा। तुम इस लिहाज से बेफ़िक्र हो जाओ। हमारे नसीब में अगर हज होगा तो इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। ये सुनकर मिसेस खालिद बहुत खुश हुई और इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने इसे इतना अच्छा साथी दिया जिसको इसकी ख्वाहिश का एहतराम है। ये खालिद साहब की सर्विस का आखिरी साल था जब 5वीं जमात का एक बच्चा मुसलसल स्कूल देर से आता था। हालांकि खालिद साहब कई दफ़ा इसे इस बात की सज़ा दे चुके थे, मगर इसके बावजूद लड़के की अदाद में किसी किस्म की तब्दीली ना आई। खालिद साहब वैसे तो बहुत नफीस इंसान थे और अपनी सर्विस के दौरान कभी भी इसने किसी लड़के को सज़ा नहीं दी थी, लेकिन यह इरफान ही था जिसने इसे सज़ा देने पर मजबूर कर दिया। बकौल खालिद साहब के, इसने अपनी ज़िंदगी में इतना हट धर्म और ज़िद्दी लड़का नहीं देखा। जितनी भी इसे सज़ा दी जाए, इसके दाद में किसी किस्म की तब्दीलियाँ ना आ सकीं। इतनी छोटी उम्र में वह अजीब नज़रों से अपने उस्ताद को देखता था। जब इसके हाथ पर छड़ी मारी जाए, हाथ पीछे नहीं करता, बल्कि अपने तासुरात से ये महसूस करवाने की कोशिश करता है कि इसे बिल्कुल दर्द हुआ ही नहीं। ऐसे महसूस होता है कि उस्ताद की सारी सज़ा बेकार जा रही है और इसे किसी किस्म का असर नहीं हो रहा। इसी वजह से अक्सर उस्ताद इसे शदीद सज़ा देने पर मजबूर हो जाता था। आज सुबह खालिद साहब जैसे ही घर से निकले तो एक अजीब मंज़र देखा। इसने देखा कि यही इरफान एक मंडी में मौजूद था। मंडी से जो लोग फल सब्जियां खरीदते थे, कुछ सब्जियां लोड और अनलोड भी होती थीं और वो गिरे हुए फल और सब्जियां उठा लेता था। कुछ खुदा तरस लोग इसे सब्जियां और फल उठाने देते, जबकि कुछ लोग इसे इस बात की सज़ा भी देते थे कि गिरी हुई सब्जियां और फल इसने क्यों उठाई। खैर, जैसे भी वो फल और सब्जियां इकट्ठी करके सड़क के किनारे बैठ जाता था, इसी इंतज़ार में कि लोग इससे सब्जियां और ताज़े फल खरीद लेंगे। वो इसी वक्त तक सड़क के किनारे में मौजूद रहता था जब इसकी तमाम सब्जियां और फल फ़रोख्त ना हो जाती। ये काम वो अपने घर के लिए कर रहा था। फिर वो पैसे लेकर एक मेडिकल स्टोर पर जाता, कुछ अद्वियात खरीदता, घर का थोड़ा सा राशन भी खरीदा और वापस घर चला जाता। खालिद साहब
बहुत खामोशी के साथ इसका पीछा कर रहे थे। घर जाकर वो अद्वियात और राशन घर रखकर अपना बस्ता उठाता है और स्कूल की जानब दौड़ना शुरू हो जाता है। आज इस लड़के का पीछा करते हुए खालिद साहब खुद भी स्कूल से लेट हो चुके थे। आज इसे इस लड़के के बारे में हकीकत मालूम हो चुकी थी कि वो हमेशा लेट क्यों आता है। खालिद साहब नहीं जानते थे कि इसकी माँ बीमार है या फिर बाप, लेकिन इस छोटी सी उम्र में वो किसी न किसी की कफ़ालत तो ज़रूर कर रहा था और इसका ख्याल रख रहा था। अरफान दौड़ता हुआ स्कूल में दाखिल हुआ। आज खालिद साहब ने इसे अपने पास बुलाया, इसके हाथों को चूमा जो छड़ियाँ खा खा कर सख्त और लाल हो चुके थे। पूरी क्लास हैरान थी कि आज सर को क्या हो गया। कहने लगा, बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैं हकीकत से वाकिफ़ बिल्कुल नहीं था। छुट्टी के बाद खालिद साहब अरफान को अपने साथ ले गए। अरफान ने खालिद साहब को बताया कि इसकी माँ सख्त बीमार है, वो यतीम है, इसका बाप इंतकाल कर चुका है, घर में कमाने वाला और कोई नहीं, इससे छोटी 2 बहनें भी हैं, लिहाजा वो खुद ही जिम्मेदारी उठाते हुए रोज़ाना मंडी में जाता है, वहाँ से फल सब्जियाँ गिरी हुई इकट्ठी करता है, सड़क के किनारे फ़रोख्त करके 4 पैसे कमा लेता है, इनसे राशन और अद्वियात वगैरह खरीद लेता है। इस वाक़ये के बाद खालिद साहब ने कभी भी इरफान को सज़ा ना दी। हर माह अपनी तनख्वाह में से माकूल हिस्सा वो इरफान के हवाले करता ताकि अब इसे मंडी जाने की ज़रूरत ना पड़े। घर आकर खालिद साहब ने इस वाक़ये का तज़किरा अपनी बीवी मरियम से किया और कहा कि सर्विस के आखिरी साल मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। अगर मैं इस बच्चे की हकीकत से वाकिफ़ ना होता तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ ना करता। मैं इस बच्ची की हकीकत जाने बगैर काफ़ी अरसे से इसे मार रहा था, बगैर वजह जाने वो लड़का किन मुश्किलात में है मैं ये भी नहीं जानता था कि वो यतीम है। बजाय इसका सहारा बनने के बस मैं इसे सज़ा दिए जा रहा था। मिसेस खालिद ने अपने शोहर को तसल्ली दी और कहा कि आपने ज़िंदगी में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की और इस मामले में अल्लाह ताला आपको कैसे अकेला छोड़ सकता था। इसलिए अल्लाह ने इस लड़के की हकीकत आपके सामने लाई। आज सर खालिद का स्कूल में आखिरी दिन था, वो रिटायर होने जा रहे थे। तमाम बच्चे बहुत इमोशनल थे, वो सर से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी अरफान था। हालांकि सर ने अरफान को बहुत मारा था, लेकिन ये बच्चे का ज़र्फ था। वो जानता था कि सर मुझसे नावाकिफ़ थे। मैंने अपनी हकीकत सर को बताई तो वो मुझे कभी सज़ा ना देते। सर खालिद का बेटा रेहान उस वक़्त 10वीं जमात में पढ़ता था। अब मास्टर साहब ने अपनी तमाम तर तवज्जो बेटे की तालीम पर लगा दी, क्योंकि रेहान इनका इकलौता बेटा था और दोनों अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करते थे। रिटायर होने के बाद सर खालिद सबसे पहले अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करना चाहते थे, लिहाजा मज़ीद देर किए बगैर वो पेंशन लेने के लिए रवाना हुए। पैसे लेकर वो बैंक से वापस आ ही रहे थे कि एक मोटरसाइकिल सवार लड़के ने वीरान सड़क पर खालिद साहब को रोका, इसे पिस्टल दिखाया और फिर बैग लेकर वहाँ से भाग गया। खालिद साहब इसे वाज़े देते रह गए थे कि खुदारा बेटा मेरे साथ ऐसा मत करो, ये मेरे 25 साल की मेहनत की कमाई है। मगर लड़के ने पीछे मुड़कर ना देखा और वहाँ से फरार हो गया। खालिद साहब खाली हाथ घर वापस आए। इनकी तबीयत रास्ते में ही ख़राब हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से वो बाइक चला रहे थे, क्योंकि इनका सब कुछ लुट चुका था। इस रकम से इसने हज भी करना था और छोटा मोटा कारोबार भी, मगर अब इनके तमाम सपनों पर पानी फिर चुका था। वो जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुँचे तो गेट पर गिर गए। इनकी बीवी मरियम ने जब देखा कि इसका शोर गिरा हुआ है तो वो रोती हुई इसके पास आई, अपने शोर को संभाला। रेहान उस वक्त घर में ही मौजूद था, जल्दी से पानी लेकर आया, अपने बाप को पानी बुलाया। वो नहीं जानता था कि मामला क्या है। जब थोड़ा सा होश आया तो मरियम ने अपने शोहर से दरियाफ्त किया कि क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। खालिद साहब ने बीवी और रेहान को बताया कि वीरान सड़क को देखते हुए एक डाकू ने मेरा रास्ता रोका और पैसे लेकर भाग गया और साथ मेरा बटुआ भी ले गया, जिसमें मेरा शनाख्ती कार्ड भी था। ये खबर सुनते ही मरियम की तो जैसे दुनिया ही लुट चुकी थी।
वो बहुत परेशान हुई, जबकि रेहान अभी कम उम्र था। वो नहीं जानता था कि इसके बाप की 25 साल की मेहनत की कमाई गई है। खालिद साहब के पड़ोस में इसके दोस्त थे, जो इसे पुलिस स्टेशन अपने साथ ले गए, मगर आगे से अजीबोगरीब सवालात शुरू कर दिए गए, जिसकी वजह से खालिद साहब की परेशानी में इजाफा हुआ। पुलिस इंस्पेक्टर बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं था। इसने अपने दोस्त से कहा कि पुलिस वालों से कुछ नहीं होगा, शायद मेरी किस्मत में ये नुकसान लिखा हुआ था, जो हो गया सो हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। दोस्त ने इसे तसल्ली दी कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह साहब बेहतर करेगा। एक हफ्ते का वक़्त गुजर चुका था और अब खालिद साहब तकरीबन इस बात से आगाह हो चुके थे और यकीन रखते थे कि इसकी पेंशन के पैसे अब वापस नहीं मिलने वाले। अगर पुलिस वालों ने किसी किस्म की कार्रवाई की होती तो मुजरिम को पकड़ने में कामयाब हो जाते, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझसे रिश्वत की डिमांड की कार्रवाई करने के लिए। हालांकि ये तो इनकी ड्यूटी थी। एक हफ्ते के बाद इनके घर बाहर किसी ने दस्तक दी। खालिद साहब उस वक़्त नाश्ते में करने में मसरूफ़ थे। इसने रेहान से कहा कि जाकर भाई चेक करो कि दरवाज़े पर कौन है। रेहान दरवाज़े पर गया और देखा कि एक डाकिया खड़ा है, जिसके हाथ में एक ख़त था। रेहान ने वो ख़त अपने बाप के हवाले किया। खालिद साहब वो ख़त देखकर हैरान हुए। इसका तो कोई रिश्तेदार भी नहीं था, तो ये ख़त आखिर कहाँ से आया? ये तजस्सुस इसके दिल में था। ख़त खोल कर पढ़ा तो इसमें लिखा था कि खालिद साहब, मैं आपका मुजरिम आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है ख़त पढ़ने के बाद आप मुझे माफ़ कर देंगे। मेरी माँ अस्पताल में एडमिट थी, जबकि इसका ऑपरेशन होना था। मेरे पास ऑपरेशन के पैसे नहीं थे, मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मगर आपको लूटने के बाद मैं जैसे ही अस्पताल पैसे लेकर गया तो किसी खुदातस डॉक्टर ने बगैर मुआवजे के मेरी माँ का ऑपरेशन किया और उसकी ज़िंदगी बचाई। मेरी माँ सेहतयाब हो चुकी है और इसे नई ज़िंदगी मिली है। अब ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं थे, लिहाजा अमानत के तौर पर मैंने इन पैसों को अपने पास रख लिया। कुछ देर इंतज़ार किया था कि पुलिस मुझे पकड़ ना ले और ये मामला पुराना हो जाए। अब आपकी अमानत मेरे पास पड़ी है, आप मुझे मेरे बताए हुए पते पर आकर अपनी रकम वापस ले सकते हैं। खत पढ़कर खालिद साहब नाश्ता भूल गए। जल्दी से बाइक निकालकर बताए हुए एड्रेस पर रवाना हुए। ये एक वीरान जगह थी और खालिद साहब हैरान थे। दिल भी काफ़ी खौफजदा था कि शायद ये शख्स का कोई और मंसूबा ना हो और मुझे मज़ीद लूटना ना चाहता हो। वैसे तो मेरे पास और कुछ नहीं बचा सिवाय इस मोटरसाइकिल के। शायद ये भी आज हाथ से चली ना जाए। 10 मिनट के बाद एक लड़का, जो कि महज 18 या 20 बरस का था, एक कपड़े में मुंह छुपाए मास्टर साहब की तरफ आया और आते ही इनके कदमों में गिर गया और फिर रो रो कर कहने लगा, उस्ताद जी मुझे माफ़ कर देना। मास्टर ने इसे कदमों से उठाया और जब लड़के ने अपने चेहरे से रुमाल हटाया तो गौर करने पर मास्टर साहब को पता चला कि ये तो इसी का शागिर्द है जो इससे तालीम हासिल कर चुका था। इसका नाम अकील था। खालिद साहब ने अकील से कहा कि तुम तो क्लास में काफ़ी लायक लड़के थे। अकील ने मास्टर साहब को बताया कि सर, गुर्बत की वजह से मैं अपनी तालीम जारी ना रख पाया और मैट्रिक के बाद मुझे तालीम छोड़नी पड़ी। मैं आपको देखते ही पहचान चुका था, जानता था कि जिससे पैसे लेकर भाग रहा हूँ ये मेरा उस्ताद है, मगर उस वक़्त मेरी माँ से मोहब्बत का जज्बा मुझ पर गालिब आ चुका था और मैंने ये कदम उठाया। अपनी माँ को खोना नहीं चाहता था। इस दुनिया में सिर्फ अकेली माँ थी जो मेरी अपनी थी, बाकी सब लोग मेरा साथ छोड़ चुके थे। बाप भी मुझे और माँ को अकेला छोड़कर दूसरे शहर में बसने लगा। इसने दूसरी शादी की और जो दोस्ती का दावा करते थे, मुश्किल की इस घड़ी में वो भी मेरा साथ छोड़ गए। मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मास्टर साहब ने इन पैसों में से 50,000 उस लड़के के हवाले किए। इसने पैसे लेने से इनकार किया तो मास्टर साहब ने डांटते हुए कहा कि ये उस्ताद का हुक्म है, लिहाजा पैसे ले लो। पैसे लेकर वो घर वापस आया। ये शाम का वक़्त हो चुका था। आज रात मास्टर साहब ने घर में गुजारनी थी और सुबह अपने वीज़े पासपोर्ट वगैरह के लिए एजेंसी से रब्ता करना था। मास्टर साहब आज की दरख्वास्त भी दे चुके थे। वो खुश थे
कि इसकी और इसकी बीवी का ख्वाब पूरा होने वाला है, लेकिन अभी भी इनका इम्तिहान बाकी था। आधी रात को डाकू इनके घर में आए। किसी ने मुखबरी की कि मास्टर साहब पैसे लेकर वापस घर आ चुके हैं। ये 3 लोग थे जिन्होंने अपने चेहरे छुपाए हुए थे। उन्होंने रेहान के सर पर पिस्टल रखा और कहा कि पैसे हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे बच्चे को जान से मार डालेंगे। मास्टर साहब उस वक़्त लर्ज़ रहे थे। इनकी मिन्नत कर रहे थे कि मेरे बेटे को कुछ ना कहो और इससे दूर हो जाओ। मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। संदूक में से पैसे निकाले, पैसों का थैला इनके हवाले किया तो उन्होंने रेहान को छोड़ दिया और फिर घर से फरार हो गए। पैसे वापस मिलने की खुशी बहुत आर्जी साबित हुई और मास्टर साहब दोबारा गम में डूब गए। वो रो रहे थे कि गली में शोर बुलंद हुआ। शोर इतना ज़्यादा था कि मास्टर साहब जल्दी से घर से बाहर निकले। घर के साथ वाली सड़क पर उन्होंने देखा कि एक आदमी की लाश पड़ी है, जबकि लोग इसके इर्द गिर्द जमा थे। मास्टर साहब ने आगे जाकर देखा तो तीनों में से एक डाकू के साथ हादसा पेश आया था। एक ट्रक ने इसे कुचल दिया था, जबकि इसके 2 साथी भाग गए थे। जो डाकू मारा गया उसी के हाथ में थैला भी मौजूद था। मास्टर साहब ने वो थैला वहाँ से लिया, तमाम लोगों को बताया कि ये मेरे घर से चोरी करके भागे थे। इस साल शायद मास्टर साहब और इसकी बीवी की किस्मत में हज करना नहीं था और हज करने की दरख्वास्त कैंसिल हो गई। कुरानदाजी में इनका नाम ना आया। इसने अपनी बीवी को तसल्ली दी कि अल्लाह ने चाहा तो अगले साल हमारी दरख्वास्त ज़रूर कबूल होगी। हर एक इम्तिहान के बाद मास्टर साहब का दूसरा इम्तिहान शुरू हो जाता है और अगले साल किताबी से हज की सादत हासिल करने के इंतज़ार में थे। दिन रात यही ख्वाब देख रहे थे कि वो बैतुल्लाह का हज करेंगे। मास्टर साहब के एक दोस्त ने इन्हें मशवरा दिया कि शहर में एक प्लाट खरीद लेते हैं। मेरी एक प्रॉपर्टी डीलर से बात हुई है। इस सिलसिले में दोनों मिलकर 30 लाख का ये प्लाट खरीद लेते हैं। अगले साल मुनाफा इस प्लाट से हमें हासिल होगा। मास्टर साहब को दोस्त का मशवरा काफ़ी हद तक पसंद आया। पैसे भी इसे फ़िलहाल पैसों की इतनी ज़रूरत नहीं थी, जबकि पैसे इसके घर में पड़े थे। दोनों दोस्तों ने मिलकर वो प्लाट खरीद लिया, लेकिन इनके सर पर आसमान टूट पड़ा जब इन्हें पता चला कि ये एक ऐसा प्लाट था जिस पर स्टे ऑर्डर जारी था। ये मुतनाज़ा ज़मीन थी जिस पर माफिया का कब्ज़ा था। प्रॉपर्टी डीलर बहुत सारे लोगों से पैसे हथिया कर मुल्क छोड़कर दुबई चला गया था। खालिद साहब काफ़ी परेशान हुए और अपने दोस्त के घर गए। इनसे कहा, यार मैंने तुम्हारे मशवरे पर ही ये प्लाट ख़रीदा था, लेकिन अब हम एक नई मुसीबत में फंस चुके हैं। हमारे पैसे एक ऐसे शख्स के पास हैं जो कि ये मुल्क भी छोड़ चुका है और ये प्लाट भी हमारे किसी काम का नहीं और हमारे हाथ से चला गया। बाद में पता चला कि प्रॉपर्टी डीलर ने सिर्फ मास्टर साहब और इसके दोस्त को धोखा नहीं दिया, बल्कि शहर के 50 लोगों को इसने बेवकूफ़ बनाया था। सब मिलकर इसके घर गए, जबकि इसके वालिदैन और भाई घर के अंदर मौजूद थे। खालिद साहब और इसके दोस्त से पहले 50 लोग इसके घर के इर्द गिर्द जमा थे और इनके वालिदैन से इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि आपके बेटे ने हमारे साथ धोखा किया है। तमाम लोगों के पैसे लेकर वो फरार हो चुका है। इसके बाप ने मुस्कुराते हुए एक अजीब सी बात कही। इसने कहा कि वो मेरा बेटा है ही नहीं, मैं इसे जानता ही नहीं। मैं तो कब से इसे अल्लाह ताल्लुकी का ऐलान कर चुका हूँ। सारा मोहल्ला इस बात का गवाह है। ये सुनकर खालिद साहब और इसके दोस्त की परेशानी में इजाफा हुआ और इन्हें अपना पैसा डूबता हुआ नज़र आ रहा था, जो कि कभी वापस नहीं आ सकता। उसी दौरान 4 साल का अरसा गुजर गया। खालिद साहब अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर का निज़ाम चला रहे थे, क्योंकि ये इमरान के आराम करने की उम्र थी और वो यही सोच रहे थे कि बुढ़ापे में आराम करेंगे। सारी ज़िंदगी वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते रहे, मेहनत करते रहे। अब रिटायरमेंट के बाद भी वो सख्त मेहनत कर रहे थे। एकेडमी और स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे थे और रात गए तक ट्यूशन भी पढ़ाते थे, जबकि इसकी बीवी मरियम सिलाई कढ़ाई करके 4 पैसे कमा लेती थी। खालिद साहब हद से ज़्यादा
मेहनत कर रहे थे, लिहाजा बीमार पड़ गए। इन हालात में रेहान ने अपनी तालीम जारी रखी। वालिदैन के हालात को देखते हुए एक दिन रेहान ने अपने बाप से कहा कि मैं मज़ीद नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इसकी माँ ने वो खालिद साहब ने इस पर गुस्सा किया और नसीहत की कि किसी सूरत पढ़ाई नहीं छोड़नी। खालिद साहब को अचानक दिल का अटैक हुआ और वो चल बसे। मरियम और रेहान के लिए ये सदमा बहुत बड़ा था, क्योंकि वो इनके घर के सरबराह थे। अब मरियम माँ और बाप दोनों बनकर अपने बेटे को पा रही थी। साथ साथ रेहान की तालीम भी जारी रखी थी। एफए की तालीम हासिल करने के बाद रेहान ने कि आला यूनिवर्सिटी में पढ़ने की ख्वाहिश का इजहार किया, मगर वो जानता था कि इस यूनिवर्सिटी के अखराजात इसके पास बिल्कुल नहीं, ना ही इसकी माँ के पास कुछ है। वो मायूसी की हालत में माँ के सामने आया और कहा, माँ मैं फ़लाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, ये मेरा ख्वाब था। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अपना शौक़ पूरा कर लो। ये सुनकर वो हैरान हुआ। माँ से पूछने लगा कि पैसों का बंदोबस्त कैसे होगा, हमारे पास तो कुछ नहीं और इस यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। माँ ने कहा, बेटा मुझे विरासत में 6 मरले की ज़मीन मिली थी। माँ ने उस ज़मीन के कागजात बेटे के हवाले किए और कहा, जा अपना ये शौक़ पूरा कर ले। मैंने तो सोचकर रखा था कि ज़मीन को फ़रोख्त करके हज करूँगी, लेकिन कोई बात नहीं, जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे तब इस तरह के कई प्लाट खरीद लेंगे और मैं हज की सादत भी हासिल कर ही लूँगी। बेटे ने अपनी तालीम जारी रखी, 6 मरले के इस प्लाट को फ़रोख्त किया और उस इदारे में अपना एडमिशन करवा लिया। रेहान की माँ ने सिलाई कढ़ाई जारी रखी, खूब मेहनत की। यूनिवर्सिटी की तालीम के बाद इसे एक अच्छी सी जॉब मिली और यूं बुरे दिनों का खात्मा हुआ। चंद अरसे के बाद ये खुशी इसकी माँ के लिए भी आर्जी साबित हुई, क्योंकि इसने पसंद की शादी की और फिर माँ को छोड़कर बीवी के साथ अलहदा घर में रहने लगा। उस वक़्त इसकी माँ इसके मरहूम शौहर की वजह से सिर्फ 10,000 की पेंशन ले रही थी। 10,000 के रहमो करम पर माँ को छोड़कर वो अपनी मौसन माँ से अलहदा हो गया। इसके अपने घर में गाड़ी से लेकर एयर कंडीशनर तक सारी सहूलियात मौजूद थीं, जबकि इसकी माँ गर्मी में अब भी कपड़ों की सिलाई कर रही थी और इस बड़ी उम्र में भी, इन हालात में भी कभी मरियम के मुंह से अपने बेटे के लिए बद्दुआ ना निकली, क्योंकि वो अब भी अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। मगर अब इसकी माँ बीमार हो चुकी थी, वो बिस्तर से लग चुकी थी। बीमारी की हालत में भी इसने कभी अपनी माँ की जिम्मेदारी ना की, ना ही फ़ोन करके इसकी हालत पूछी। तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो हमसाए वाले इसे अस्पताल ले गए और इसी तरह इसको इतला दी गई कि इसकी माँ अस्पताल में आखिरी सांसें ले रही है। अगर माँ को ज़िंदा हालत में आखिरी बार देखना चाहते हो तो फ़लाँ अस्पताल आ जाओ। ये सुनकर इसने भागना शुरू किया। बीवी ने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने पहली बार बीवी पर थप्पड़ मारा। फिर वो अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने इससे पूछा कि तुम कौन हो? कहने लगा कि ये मेरी माँ है। डॉक्टर इसके मुतल्लिक काफ़ी कहानी सुन चुका था कि इसने अपनी माँ को इस हालत में तन्हा छोड़ा और बीवी के साथ रहने लगा। डॉक्टर इस पर शदीद गुस्सा हुआ, इसको काफ़ी डांट पलाई और बुरा भला भी कहा। मरियम ने लरजते हुए हाथों से डॉक्टर के हाथ पकड़े और फिर कांपते हुए होंठों से डॉक्टर से पूछा कि तुम मेरे बेटे को आखिर क्यों डांट रहे हो? ये इसकी माँ के आखिरी अल्फाज थे, जिससे इसकी मोहब्बत अब भी अपने बेटे के लिए झलक रही थी। इसके बाद इसकी माँ की गर्दन एक तरफ झुक गई और वो हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चली गई। आज भी तकरीबन हर घर की यही कहानी है। माँ बाप की इसकी ज़िंदगी में ही कदर करें, वरना वक़्त तो गुज़र ही जाएगा, लेकिन पछतावा कभी ख़त्म नहीं होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।